अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम व्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सुहरावर्दी। कुछ दिनों के लिए इस प्रोग्राम की मेज़बानी की ज़िम्मेदारी मुझ पर दी गई है। आज के मौज़ूआत में अफ़गानिस्तान में जंग ख़त्म हो गई है और इस जंग के बाद सूरत हाल क्या है इस पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान में कौमी सलामती कमेटी का भी इजलास हुआ है। पूरी दुनिया की नज़रें अफ़गानिस्तान पर है। काबुल के एयरपोर्ट पर क्या हो रहा है वो भी सब ने देखा है। साथ साथ अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत और अगली जो हुकूमत है इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ आज जो मेहमान हैं उनमें जनाब नासिर बेग चुगताई साहब हैं हमारे साथ, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब हमारे साथ हैं, अतर काज़मी साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर नादिर महमूद साहब हमारे साथ हैं और जैगम खान साहब हमारे साथ हैं। लम्हा बलम्हा अफ़गानिस्तान की सूरत हाल बदल रही है और इस बदलती सूरत हाल में दुनिया कहाँ खड़ी है। लोग तालिबान को भी देख रहे हैं, लोग अशरफ गनी के जाने को भी देख रहे हैं, पाकिस्तान पर भी पूरी दुनिया की नज़रें हैं। इस सारी सूरत हाल में अफ़गानिस्तान का मंजरनामा हमें क्या बता रहा है। मैं सबसे पहले जाऊंगा ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब की तरफ। गजनफर अली साहब, आप सारी सूरत हाल को देख रहे हैं। आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी हुआ, दुनिया को भी आपने देखा है, क्या देख रहे हैं, आपको क्या मंजरनामा नज़र आ रहा है अफ़गानिस्तान का? बहुत बहुत शुक्रिया। असल में जिस तरह आपने मुख्तलिफ अमूर का ज़िक्र किया जो अफ़गानिस्तान की इस मौजूदा प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं, उसमें एक तरफ दुनिया खड़ी है और दुनिया में जब हम बात करते हैं तो अमेरिका और उसके अलाइज़ की बात करते हैं जो वेस्टर्न यूनियन, यूरोपियन यूनियन है, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान ग्रेजुअली उन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर इन 20-25 दिनों में कब्ज़ा कर लिया। तमाम मेजर सिटीज़ जो हैं वो भी उनके कंट्रोल में हैं और वहाँ पे उन्होंने अभी जो, अगर उनके मीडिया को आप फॉलो कर रहे हैं, जो आप फॉलो कर रहे होंगे, तो उसके अंदर वहाँ पे काफ़ी एक ऑर्डरली सिचुएशन उन शहरों में नज़र आ रही है जहाँ से वो निकल के आगे काबुल की तरफ आए हैं। और काबुल में जिस तरह कहा तालिबान ने कहा था और दुनिया भी यही कह रही थी, दुनिया कह रही थी कि हम मिलिट्री टेक ओवर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो तालिबान ने भी ये कहा कि हम मिलिट्री टेक ओवर नहीं करेंगे। और उसके ऊपर आपने देखा कि एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट के लिए मुज़ाकरात जारी है। अब्दुल्ला को दोहा की तरफ से मुसालती कमेटी के लिए का टास्क सौंपा गया। अब इसमें मुल्ला ब्रदर जो हैं वो भी आ चुके हैं दोहा से और वो इस वक्त काबुल के अंदर मौजूद हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो वफ्द है उसमें उस्ताद करीम और बाकी लोग जो हैं वो आ चुके हैं, उनकी बातचीत चल रही है। असल में फ़ैसला तो जो कुछ होना है वो तालिबान ने अपने हिसाब से मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार से, मुख्तलिफ जो उनकी अपनी शूरा है और जो मुल्ला याकूब हैं जो मुल्ला अमर के बेटे हैं, उनके साथ जो डिस्कशन होगी और जो सूरत हाल नज़र आएगी उसके हिसाब से करना है। और मुल्ला याकूब का एक लेटर भी मंजर आम पे पिछले हफ्ते आ गया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जिस इलाके में तालिबान कब्ज़ा करें वहाँ पे आप सिविल सोसाइटी को, लाइफ को चलने दें और लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद इस वक्त अफ़गानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट के ऊपर बहुत सारे लोग खड़े हैं और आपने देखा कि आज उन एयरपोर्ट के ऊपर जो अमेरिकन एक C-130 की तरह का वर्जन का तैयारा उतरा तो वहाँ पे लोगों ने चढ़ने की कोशिश, मरीन ने फायर की। रिपोर्टेडली इस खबर को तो दबा दिया गया लेकिन वहाँ पे कोई 6 लोग ज़ख्मी हैं, 6 लोग की डेथ हो गई है, 6 की, और कोई 20 के करीब ज़ख्मी है। तो ये चीज़ है जो रिफ़्लेक्ट कर रही है कि आने वाले दिनों में ये टर्माइल जो है ये उस वक्त तक चलेगा जिस वक्त तक कोई ट्रांजिशनल गवर्नमेंट सामने नहीं आ जाती और अपनी पॉलिसीज़ को अनाउंस नहीं कर देती। अब इसके अंदर जो अमेरिकन स्टांस था अफ़गानिस्तान के हिसाब से या वेस्टर्न, वो तो एक तरीक़ाकार से इस तरह किल हो चुका है कि तालिबान उस चीज़ में एंटर हो गए हैं, उस गैप को पूरा कर रहे हैं जो गैप अमेरिकन छोड़ के गए थे। यानी अगर उन्हें जाना था तो वहाँ पे कोशिश ये होनी चाहिए थी कि जिस तरह वो कह के आए थे और उन्होंने बमबारी शुरू की थी, ऑपरेशन शुरू किया था, तो उन्होंने यही कहा था कि हम यहाँ पे जमहूरियत रेस्टोर करेंगे, नेशन बिल्डिंग करेंगे। लेकिन जिस तरह वो छोड़ के गए हैं अब उस पर डिस्कशन तो फजूल है क्योंकि पूरी दुनिया उस चीज़ को देख रही है कि अफ़गानिस्तान किस तरह बुरे तरीके से अमेरिकन फोर्सेस की वजह से, कोलिशन फोर्सेस की वजह से तबाह हुआ है। और दुनिया के आज जो मीडिया है उस पर भी ये बहस चल रही है एक एंड गेम के हिसाब से, और ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि आपने 20 सालों में क्या गेन किया सिवाय अफ़गानिस्तान को तबाह करने के। तो आने वाले दिनों में जो इफेक्ट होगा वो बुनियादी तौर पे एक फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट, केयर टेकर गवर्नमेंट का होगा, क्योंकि जो सेटअप है उसको अब तालिबान ने ये मर्जी जाहिर की है कि उस सेटअप को चलने देंगे। दूसरा एक वहाँ पे एक फेयर ऑफ अननोन रहेगा।
और वो फेयर जो है वो सिक्योरिटी के हिसाब से होगा। उसके अंदर जो जेंडर इक्वेशन को आप जब कहते हैं तो औरतों के ऊपर भी उसका असर पड़ेगा, और बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही है वहाँ से वो लोग जो औरतें तालीम में इन्वॉल्व थी वो भी निकलने की कोशिश कर रही हैं, और बाकी लोग जो है वो ये कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ साथ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अमेरिकन के साथ काम किया है और उन्होंने थर्ड कंट्री से वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ था। तो ये जो एक्सोडस है एक ये जारी रहेगा। एक अफ़गानिस्तान के अंदर जो फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट होनी है उसका जो टर्मोइल वो चलेगा। इसमें एक जो बेहतर चीज़ हुई है वो ये हुई है कि जो हम एंटिसिपेट कर रहे थे, और जिस तरह ये 90 डेज़ का जो CIA ने एक एस्टिमेट दिया था कि 90 डेज़ के अंदर तालिबान जो है वो कब्ज़ा करेंगे, उसके अंदर सिविल वॉर का ख़तरा था, क्योंकि वो ये एंटिसिपेट कर रही थी और दुनिया भी एंटिसिपेट कि अफ़गान डिफेंस फोर्सेस जिनको उन्होंने 3 लाख फोर्सेस जिनको उन्होंने कहते थे वो क्लेम करते थे कि हमने ट्रेंड किया, उनको बड़ी लेटेस्ट वेपनरी प्रोवाइड की है और म्यूनिशन प्रोवाइड किया है, वो रेजिस्ट करेंगे। तो आपने देखा वो तो रेजिस्टेंस उन्होंने नहीं की, बल्कि सारे तकरीबन इलाकों में सिवाय एक अपना मज़ार शरीफ के पुल ईमानी के इलाके में और एक दो जगह हेरात में और एक अपना ऐबक में उन्होंने थोड़ी सी रेजिस्टेंस नज़र आई, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने सरेंडर कर दिया। उसके बाद तालिबान ने जेल पे कब्ज़ा करके अपने साथियों को छुड़ा लिया। एक तो जो अमेरिकन हथियार छोड़े थे उनकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी वो बढ़ी है, और जो अपने लोगों को छुड़ाया तो उसके अंदर इंडक्शंस आएंगी। तो इसके ज़रिए जो सिविल वॉर का ख़तरा था वो मुझे निगेट होता नज़र आ रहा है कि वहाँ पर कोई ऐसी वो नहीं होगा, ऐसी डिस्टर्बेंस नहीं होगी जिसका रिफ्यूजी इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर आए। अब पाकिस्तान ने जैसे पहले भी कहा कि हम ये चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर गवर्नमेंट बने, और आज वक्त भी यहाँ पे मौजूद है। तो साफ ज़ाहिर है जो लोग आए हैं उनके साथ कोई मुज़ाकरात ये फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट पे भी होंगे, और उसके अंदर मुल्ला ब्रदर की और मुल्ला याकूब की फिर मर्जी शामिल की जाएगी। ब्रिगेडियर साहब, आपने काफ़ी सूरत हाल अफ़गानिस्तान के अंदर मैं आ गई, आपकी बात हमें समझ आ गई कि आपने पूरा मंजरनामा हमें एक्सप्लेन कर दिया। मैं ज़रा ज़ैगम खान साहब की तरफ जाना चाहूँगा। ज़ैगम साहब, आपने ब्रिगेडियर साहब की गुफ्तगू सुनी कि बहुत स्विफ्टली सारा कुछ हो गया। CIA की जो एक्सपेक्टेशंस थी कि 90 दिन लगेंगे, सिविल वॉर होगी, रेफ्यूजीज़ होंगे, दुनिया के सारे जो अंदाज़े हैं वो गलत हो गए, और बहुत आसानी से पूरे अफ़गानिस्तान पर तालिबान का कब्ज़ा हो गया, उन्होंने अपनी हेजमनी कायम कर ली। लेकिन एक सवाल इंटरनेशनल लेजिटिमेसी का, वेस्ट वहाँ पे अपने सफारत खाने बंद कर रहा है, सफारती लोग जा रहे हैं, अभी भी जो एयरपोर्ट पे अमेरिकन मैरीन्स का कब्ज़ा है, तालिबान एयरपोर्ट पर नज़र नहीं आ रहे हैं। आप इस सारी सूरत हाल को कैसे देखते हैं कि एक तरफ गली कूचों में तालिबान की हुकूमत है, एक तरफ काबुल एयरपोर्ट का मंजरनामा है, एक तरफ इंटरनेशनल लेजिटिमेसी का सवाल है, इस सब को आप कैसे देखते हैं? सुहरवर्दी साहब, आप मुझे बताइए कि अमेरिका ने कितना स्विफ्टली कब्ज़ा किया था। उससे पहले जो कम्युनिस्टों की हुकूमत थी वो कितना स्विफ्टली गिरी थी। उससे पहले दाऊद साहब की हुकूमत कितनी स्विफ्टली गई थी। उससे पहले जो बादशाह सलामत की हुकूमत थी वो कितनी स्विफ्टली गई थी। अफ़गानिस्तान में किसी हुकूमत का स्विफ्टली जाना और उसकी जगह दूसरी हुकूमत का आना बिल्कुल इस बात का इंडिकेटर नहीं है कि वहाँ चीज़ें मुस्तहकम हो गई हैं, और जो नई हुकूमत आई है अब उसका किला ठुक गया है, और अब वो जैसे कहे करे, जैसे चाहे वो हुकूमत चलाए। उसकी वजह ये है कि जो अफ़गानिस्तान में गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है वो बादशाहत के दिनों से अब तक बड़ा सेंट्रलाइज रहा है। इस वक्त भी जो इन्होंने आइन बनाया वो भी बहुत सेंट्रलाइज्ड आइन है, जबकि जो अफ़गानिस्तान की हकीकत है वो बहुत मुतनव्वे है, बहुत डाइवर्स है, बहुत डिसेंट्रलाइज्ड है। उसका नतीजा ये निकलता है कि सेंटर के दरमियान में और जो उसके डाइवर्स पावर सेंटर्स हैं, जो मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप्स हैं, जो मुख्तलिफ पावर सेंटर्स हैं, उनके दरमियान में टेंशन चलती रहती है। तो बहुत बड़ा चैलेंज ये होता है किसी भी हुकूमत के लिए कि उस डाइवर्सिटी को साथ लाए। तो सबसे पहले चैलेंज, अगर इन्होंने कुछ अरसे हुकूमत करनी है इस 20 साल की शोरिश के बाद, और अफ़गान अवाम चाहते हैं कि अब भले जो भी आए इस मौत के खेल से उनकी जान छूटे, अब ये तसादुम से उनकी जान छूटे। अगर इन्होंने करनी है तो सबसे अहम बात ये होगी कि जो सारी दुनिया इनको कह रही है कि इनको इंक्लूसिव हुकूमत बनानी होगी। दोबारा से अगर ये अमारत की तरफ जाते हैं जैसे पहले इन्होंने सोचा था,
और मुकम्मल तौर पर अपनी इजारादारी कायम करते हैं, दूसरों को शामिल नहीं करते, तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी झगड़े को शुरू होने में। आज भी आने से पहले मैं देख रहा था कि अमरुल्लाह साले जो है वो भागकर चला गया है पंजशीर में और उसने कहा है कि मैं वहाँ से मज़ाहमत करूँगा। इस्माइल खान साहब जो हैं वो ईरान में चले गए हैं, अभी तक मालूम नहीं है कि वो तालिबान के मशवरे से गए हैं या ख़ुद गए हैं, उनके वहाँ पे क्या इरादे हैं। तो सबसे अहम बात इस वक्त, सबसे बड़ा चैलेंज जो पूरी दुनिया तालिबान को कह रही है, जो पाकिस्तान कह रहे हैं कि इस वक्त ख़बरदार रहें, हुब्रिस का शिकार ना हो, गरूर का शिकार ना हो, आप एक ऐसी हुकूमत बनाएं जिसमें सब लोग शामिल हों। तो फ्यूचर स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि अगले चंद दिन में क्या होने जा रहा है, क्योंकि इसके बग़ैर दुनिया तस्लीम नहीं करेगी। अगर तालिबान ने अपने पुराने तौर तरीके जारी रखे तो अगर दुनिया तस्लीम नहीं करेगी तो क्या करेगा। दूसरी आप हकीकत ज़हन में रखिए कि अफ़गानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो फ़ॉरेन एड के बग़ैर नहीं चल सकता। और कितनी फ़ॉरेन एड चाहिए होती है? इस वक्त की अफ़गान हुकूमत के 80% रिसोर्सेज, हुकूमत के 80% रिसोर्सेज जो हैं वो फ़ॉरेन एड से आते हैं। सिर्फ 20% रिसोर्सेज हुकूमत ख़ुद पैदा करती है, वो भी अगर इकानमी अच्छी चल रही होगी तो कुछ वसूल होगा। अगर वो नहीं होगा तो अफ़गान शदीद गुर्बत का शिकार होंगे। पहले ही खुश्क साली चल रही है, कहत साली आ सकती है, और जो ज़्यादा हिजरत होती है, जो ज़्यादा लोग मुल्क छोड़ते हैं, जो रेफ्यूजीज़ ज़्यादा निकलते हैं, वो तशद्दुद से ज़्यादा गुर्बत और भूख की वजह से निकलते हैं। अगर ये सिनेरियो क्रिएट हुआ तो पाकिस्तान को ख़बरदार रहना चाहिए कि रेफ्यूजीज़ का मसला भी हल नहीं होगा। दूसरी बात वो ये है कि दुनिया जी मुझे क्विकली 2 चीज़ें और ऐड कर देने दीजिए जी। देखिए दूसरी चीज़, और पाकिस्तान में यही जो मैं 3 चीज़ें गिनवा रहा हूँ, आज यही 3 चीज़ों को ही कौमी सलामती कौंसिल ने भी कहा है, दुनिया भी यही कह रही है। पाकिस्तान और दुनिया बिल्कुल अलग बात नहीं कर रहे, एक बात कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि दहशतगर्दी का गढ़ रहा है अफ़गानिस्तान, इसी वजह से वहाँ अमेरिका ने यलगार की। पाकिस्तान का भी यही प्रॉब्लम रहा, पाकिस्तान का भी उस पर इल्ज़ाम ये था कि वहाँ पर एक तो अनगवर्नड स्पेसेस हैं और वहाँ पे दहशतगर्द छुपते हैं, दूसरा प्रॉक्सी वार्स का भी मसला रहा, दोनों तरफ से इल्ज़ाम रखता रहा। और पाकिस्तान की शिकायत ये रही कि NDS और रॉ मिलकर वहाँ से दहशतगर्दी करते हैं। तो क्या तालिबान, जो इसमें और भी एक एलिमेंट है कि तालिबान पर इल्ज़ाम है कि उनके जो दहशतगर्द तंजीमों से हैं वो राब्ते हैं अभी तक ख़त्म नहीं हुए, वो दहशतगर्द तंजीमें जो पाकिस्तान में काम करती हैं, चीन में काम करती हैं, जिनसे दुनिया को ख़तरा है। तो तालिबान विल हैव टू कम क्लीन। दुनिया को और पाकिस्तान को ये जाहिर करना होगा कि उनके अब कोई राब्ते नहीं है, उनको ख़त्म करने में वो संजीदा हैं, वहाँ से दुनिया को दहशतगर्दी का कोई ख़तरा नहीं है। और तीसरी बात बहुत ही अहम है कि आज की दुनिया में बुनियादी हकूक़ बहुत ही अहम है। अफ़गानिस्तान की आधी आबादी ख़वातीन पर मुश्तमिल है, अफ़गानिस्तान की आधी से ज़्यादा आबादी बच्चों पर मुश्तमिल है। जो इंसानी हकूक़ हैं उन पर तवज्जो देनी होगी तालिबान को। तालिबान ने जो अपने तरीके से इस्लाम की डेफिनेशन की है, जिससे अक्सर उलमा, दुनिया के अक्सर मुल्क भी इत्तफ़ाक़ नहीं करते, आप और मैं भी इत्तफ़ाक़ नहीं करते, अगर उस तशरीह के तहत वो बुनियादी इंसानी हकूक़ की नफ़ी करेंगे तो दुनिया भी उनके ख़िलाफ़ होगी, अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ होगी, और पाकिस्तान के लिए भी उनको डिफ़ेंड करना बहुत मुश्किल होगा। तो मैं समझता हूँ क्या मंजरनामा आगे निकलता है, उसके लिए अगले चंद दिन बहुत ही अहम है, उसमें चीज़ें खुलकर सामने आएंगी, हमें कुछ अंदाज़ा होगा कि अफ़गानिस्तान किस रास्ते पर चल पड़ा है। बहुत शुक्रिया जैगम खान साहब। नासिर बेग चुगताई साहब, जैगम खान साहब ने कहा कि अफ़गानिस्तान की एक तारीख़ है कि हुकूमतें गिरती बहुत आराम से हैं, चाहे तालिबान की हुकूमत गिरे, चाहे दाऊद की हुकूमत गिरे, चाहे शाह की हुकूमत गिरे, चाहे नजीब, हुकूमतें गिर बहुत आराम से जाती हैं, लेकिन उनका सस्टेन करना मुश्किल है। जो आराम से गिरती है हुकूमत, घर चली जाती है, उसकी जगह जो हुकूमत आती है वो बेशक आसानी से आई होती है, लेकिन वो मुस्तहकम नहीं होती है। आप समझते हैं कि जो इस बार भी माजी ही दोहराया जाएगा और इस्तेहकाम नहीं होगा अगर तालिबान ने सोलो फ्लाइट की? देखिए, बहुत बड़ी डिबेट है ये कि 96 से अब तक क्या हुआ है और 96 से पहले क्या हुआ, 96 से पहले कितनी मुस्तहकम हुकूमत थी, अफ़गानिस्तान किस तरह का था। अगर वो तस्वीरें आपके पास हों देख लीजिएगा, और आज की तस्वीरें आप देख लीजिएगा,
कि आज का अफ़गानिस्तान किस तरह का है, काबुल किस तरह का है, बाकी को छोड़ें आप। तो बहुत बड़ा फ़र्क है। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि अफ़गानिस्तान में हुकूमतें जल्दी गिर जाती हैं, नजीबुल्लाह को चौक पे टांग दिया जाता है और लोगों को कत्ल किया जाता है। कम्युनिस्ट पार्टी का झगड़ा दूसरों से होता है, दूसरों का झगड़ा कम्युनिस्ट पार्टी से होता है, आखिर में एलिमिनेशन होता है और हम एक एजेंडे का हिस्सा बनते हैं जिसका मकसद सोवियत यूनियन का ख़ात्मा है। अब वहाँ से अगर आप शुरू करेंगे तारीख़ को तो फिर तो स्टेबिलिटी आपको कहीं नज़रें नहीं आएगी अफ़गानिस्तान में। वो आया वो गया, तालिबान आया, तालिबान ने अपना काम किया, उन्होंने अपने मुखालफिन को मारा, फिर दूसरा ग्रुप आया, फिर अमेरिका दोबारा आ गया, अमेरिका ने आके फिर इंटरफेयर किया और फिर इस तरह की हुकूमतें। आपके सामने कारज़ई की हुकूमत है, नाअहल करप्ट हुकूमत, आपके सामने अशरफ गनी की हुकूमत है, इंतहाई नाअहल, इंतहाई करप्ट, इंतहाई झूठी हुकूमत, हत्ता कि ये फ़रार हो गया बंदा और अब तो ताजिकिस्तान भी गिरा, हमारे पास नहीं है। तो हुकूमतें गिराना आसान है। एक और खुलिया जो आया है वो ये आया है कि अफ़गानिस्तान में कोई बाकायदा फ़ौज नहीं है, लेकिन जब कोई गैर मुल्की ताकत आती है तो वो उससे इस तरह लड़ते हैं जैसे बाकायदा फ़ौज है और उसको वो भगा देते हैं मार के, चाहे वो 20 साल लगे, 30 साल लगे, 40 साल लगे। वो उन्होंने किसी को टिकने नहीं दिया, ये उनकी तारीख़ है। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ आने वाले वक्त में, मैं ये देख रहा हूँ कि तालिबान को अब ये साबित करना होगा कि वो तब्दील होकर आएँ। देखें, उनकी तब्दीली के 3-4 पहलू आपके सामने। एक ये कि वो सियासी हो गए, उनके जो सियासी बयानात हैं बहुत क्लियर हैं। दूसरा, वो सिफारती हो गए, वो लोगों से मिल रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, दोहा, रूस, मास्को, चीन जा रहे हैं, उनसे ताल्लुकात हो रहे हैं उनके, और वो ओपन हुए हैं, उन्होंने ओपननेस की है। मुल्ला गनी ब्रदर का बयान कल जो आया है वो यह है कि अब हमारी असल जंग शुरू हुई है, तालिबान की असल आजमाइश शुरू हुई है और वो आजमाइश अवाम की खिदमत है। अच्छा, इस बयान को तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद तालिबान के साथ मैं बहुत अच्छी तरह लेना चाहूँगा कि अब अवाम की खिदमत ही तालिबान का असल मकसद होना चाहिए। और वाक़तन अफ़गान अवाम पिसे हुए हैं, कुचले हुए हैं, इस्तिसाल ज़दा हैं, तशद्दुद से मर रहे हैं, जहाज़ों से गिर रहे हैं, सरहद पार करने के लिए तड़प रहे हैं, फड़क रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन अगर तालिबान ने अपने आप को सही साबित कर दिया, अवाम की खिदमत की, घरों में नहीं घुसे, लोगों को उठाया नहीं, इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं की, बेजा ख़वातीन पर पाबंदी नहीं लगाई। NBC मुझे ब्रेक लेनी है, बहुत ज़रूरी। आपकी गुफ्तगू यहीं से शुरू, ब्रेक के बाद आप भी हमारे साथ हैं, मैं भी आपके साथ हूँ। माजरत, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू यहीं से दोबारा शुरू करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक से पहले नासिर बेग चुगताई साहब अपनी बात मुकम्मल नहीं कर सके थे, हमें ब्रेक पे जाना पड़ा। वो अफ़गानिस्तान के मंजरनामे पर हमारे साथ बात कर रहे थे। जी नासिर बेग चुगताई साहब। मैं ये कह रहा था कि तालिबान को ये बताना पड़ेगा कि वो बदल गए हैं, तब्दील हुए हैं, इंसानी हुकूक़ की बात करते हैं, और अगर नहीं बता पाए तो उनके लिए मुश्किलात होंगी। लेकिन उनके लिए एक जो सिल्वर लाइनिंग है वो ये है कि चीन ने आज कहा है कि वो तालिबान से दोस्ताना ताल्लुकात रखना चाहता है। रूस ने कहा हम उनको देख रहे हैं, पाकिस्तान भी देख रहा है उनको, जाहिर सी बात है आज जो फैसले हुए हैं। और मुझे लगता ये नहीं है कि अमेरिका भी इतनी बड़ी मुखालफत करेगा, क्योंकि जिस तरह अमेरिका वापस गया है उसका मतलब ये है कि वो तालिबान को तस्लीम करके गया है कि ठीक है आप आ जाएं और हुकूमत कर लें, बाकी खैर है। असल मसला ये है कि हमारे लिए क्या इसमें सिल्वर लाइनिंग है, क्या फ़ायदा है। शायद जो इंडियन मीडिया चिल्ला रहा है, चीख पुकार कर रहा है, वही फ़ायदा है हमारा, क्योंकि उनके तमाम अड्डे वहाँ ख़त्म हो चुके हैं, फ़िलहाल उनके तमाम कॉन्सुलेट्स गायब हो चुके हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट को बड़ा धचका लगा है, उनके उस प्लान को जो CPEC के ख़िलाफ़ था उसको धचका लगाया, अमरीकी प्लान को धचका लगाया। तो नुकसानात बहुत हुए हैं इस पूरी सूरत हाल में। लेकिन फ़ायदा जब होगा जब अफ़गानिस्तान एक पुरअमन और इंसानी हुकूक़ और जमहूरी मुल्क बनेगा, और जमहूरियत इस्लाम में मौजूद है। डॉक्टर नादिर महमूद साहब, बार बार मेरे सब तज्ज़िया निगार एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान को एक बदले हुए हमें तालिबान नज़र आने चाहिए। सब ने इंसानी हकूक़ और दूसरी बात की। आज हमने कुछ तस्वीरें भी देखी कि काबुल में लड़कियां स्कूल जा रही हैं और लड़कियों को स्कूल जाने दिया गया है। शायद पॉलिसी और पोस्टरिंग के खेल में ये तस्वीर जारी भी की गई हों मीडिया वॉर के इस दौर में। आपको कितने बदले हुए तालिबान नज़र आ रहे हैं?
भाई अभी ये मेरे ख्याल में कहना क़ब्ल वक्त है। शुरू में तो यही ख्याल था कि ये कुछ ज़्यादा बदले हुए नहीं हैं, लेकिन ये अगर बदलेंगे नहीं, वो किसी का मिसरा है ना कि हम ना बदले तो बदल जाएगा नक्शा अपना, तो वो अगर ये नहीं बदलेंगे तो फिर नक्शा बदलेगा। नक्शा बदलेगा मतलब ये कि सियासी सूरत हाल फिर तब्दील होगी, तो इनको बदलना तो पड़ेगा। देखें जो एक दो मिसालें अगर हम देखें ना, इस तरह की जो हुकूमतें टेक ओवर किया है, ईरान की मैं मिसाल देना चाहूँगा कि वहाँ पर भी एक थियोक्रेटिक गवर्नमेंट कायम की गई 79 में। अच्छा, उस वक्त ये कहा जा रहा था कि ये हुकूमत जो है इस तरह से चलेगी नहीं और ये 5-10 साल में शायद बैठ जाएगी, लेकिन हमने ये देखा कि वो उन्होंने एक थियोक्रेटिक डेमोक्रेसी वहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाई और उसमें ये हुआ कि जी जो इख्तदार था वो तो मजहबी रहनुमाओं के ही हाथ में रहा, लेकिन उन्होंने एक चलती फिरती डेमोक्रेसी बना दी जिससे ये लोगों को लगा कि जी इलेक्शन हो रहे हैं। और ये बात भी याद रखनी चाहिए कि जो हम वसीउल बुनियाद हुकूमत की बात करते हैं, इस पर भी हमें ईरान की मिसाल से सबक लेना चाहिए कि ईरान में जब खमीनी साहब आए थे तो उस वक्त भी शुरू में ये बात की गई थी कि हम जो है वो वसीउल बुनियाद हुकूमत कायम करेंगे, और उसी बहाने बहुत से अच्छे तरक्की पसंद सेकुलर और लिबरल लोगों ने भी इनका साथ दिया था जो शाह मुखालिफ थे। लेकिन वो जो रोमांस था खमीनी साहब के साथ वो बड़ा मुख्तसर चला और उसके बाद फिर उन्होंने क्रैकडाउन किया और वो मुकम्मल तौर पर इख्तिदार अपने हाथ में ले लिया और वो वसीउल बुनियाद जो बात की जा रही थी वो ख़त्म हो गई। तो बिल्कुल ये मुमकिन है कि यहाँ पर भी ये शुरू में तो बात करें तालिबान कि जी हम वसीउल बुनियाद कायम करेंगे और उसमें वो अब्दुल्ला को ले लें और एक थोड़ा सा जो है वो बज़ाहिर लगे, लेकिन अगर ये मुस्तहकम हो जाएंगे और मुझे लग रहा है कि अब हो जाएंगे, और अगर मुस्तहकम हो गए तो बिल्कुल मुमकिन है कि जिस तरह से ईरान आज भी 40 साल बाद उसी ग्रोह के ज़ेर असर है, बिल्कुल इसी तरह हम आगे 20-30 साल भी हम ये देखेंगे, बिल्कुल मुमकिन है कि तालिबान यहाँ पर इसी तरह से काबिज़ रहें। तो सूरत हाल में अब आगे क्या होने जा रहा है, मुझे 2-3 चीज़ें नज़र आ रही हैं इस चीज़ का इन्हिसार। एक तो आज जो शाम में होनी है, हमारे यहाँ की शाम और वहाँ की सुबह, जो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का जो इस पर इजलास होना है, उसमें ये देखना है कि वो क्या उस पर रिएक्शन देते हैं। अभी तक तो यही लग रहा है कि किसी ने भी शदीद रिएक्शन नहीं दिया है, ख़ुद अमेरिका ने शदीद रिएक्शन नहीं दिया, बरतानिया ने भी नहीं दिया। अगर शदीद रिएक्शन होता तो बरतानिया फौरी तौर पर इजलास बुलाता, उन्होंने बरतानिया की पार्लियामेंट का इजलास बुध को बुलाया है। अच्छा, अमेरिका ने भी तस्लीम कर लिया था, वरना वो अपनी जो एयर स्ट्राइक्स थे, ऐसा लग रहा था कि एयर स्ट्राइक्स वो करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ एयर स्ट्राइक शुरू में की, लेकिन फिर अमेरिका ने फैसला किया कि ये एयर स्ट्राइक अगर करेंगे तो उसका बहुत बड़ा जानी नुकसान होगा, तो वो एयर स्ट्राइक उन्होंने बंद कर दी, हवाई हमले बंद कर दिए और अमेरिका ने तस्लीम कर लिया कि अब तालिबान जो है वो टेक ओवर कर लेंगे। तो आगे सूरत हाल का जो इन्हिसार है वो 2-3 चीज़ों पर है। एक तो जैसे मैंने कहा कि ये सलामती कौंसिल का इजलास में दुनिया क्या कहती है। अच्छा, जब हम दुनिया की बात करते हैं आलमी बरादरी का, तो आलमी बरादरी देखें ज़्यादातर जो बात की जाती है उसमें अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, बरतानिया, ये लोग अपने आप को आलमी बरादरी समझते हैं और उस आलमी बरादरी से ये चीन और रूस जैसी ताकतों को खारिज कर देते हैं। तो अब देखा जाए तो एक तरह से वो जो नाम नेहाद आलमी बरादरी है जिसमें मैंने कहा कि वो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन और बरतानिया वगैरह हैं, उनकी तो बज़ाहिर लग रहा है कि ये शिकस्त है, क्योंकि ये इन्होंने बिल्कुल यहाँ से विड्रॉ करके ये प्लेट में रख के लग रहा है कि नए स्टेक होल्डर्स जो इस खित्ते के हैं उनको दे दिया है। अगर तो कोई इसके पीछे दर पर्दा कोई प्लान नहीं है, क्योंकि अमेरिकी सियासत का भी पता नहीं होता, हो सकता है कि ये भी कोई ट्रैप हो, इसके पीछे कोई और आगे प्लान हो उनका, लेकिन बज़ाहिर अब तक की जो सूरत हाल है मुझे ये लग रहा है कि ऐसा कोई प्लान नहीं है, क्योंकि अमेरिका जब वहाँ रहते हुए कुछ ज़्यादा नहीं कर सका तो बाहर से रहते हुए वो कुछ नहीं कर सकेगा। तो हो क्या सकता है, इन्हिसार होगा कि रूस और चीन किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। और अभी तक जो इंडिकेटर्स हैं उसके मुताबिक चीन ने भी कहा है कि हम तालिबान के साथ काम कर सकते हैं, रूस ने भी कहा है कि हम तालिबान के साथ काम कर सकते हैं। गो कि अभी तक उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने का ऐलान नहीं किया, क्योंकि अभी बाज़ाब्ता हुकूमत वहाँ पर है भी नहीं। तो ये ट्रांजिशन जो गवर्नमेंट की बात हो रही है ना, मेरे ख्याल में ये ट्रांजिशन गवर्नमेंट अगर हुई भी तो बहुत आर्जी सी चलेगी। अल्टीमेटली यहाँ पर तालिबान के ही ग्रोह का जो है वो बालादस्ती रहेगी। अब इंसानी हुकूक की हम बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब डॉक्टर मुझे एक आखिरी बात करने दें कि जो इंसानी हुकूक की जो बात की जा रही है उस इंसानी हुकूक में ये देखना होगा कि जो तालिबान के जो ग्रोह मुख्तलिफ प्रोविंसेस में, सूबों में जो होंगे, वो किस हद तक मरकज़ी तालिबान की क़यादत की बात सुनते हैं, क्योंकि मरकज़ी क़यादत तो ये कह रही है कि हम इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो एक स्ट्रक्चर बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो शायद मुमकिन है कि उस तरह की पुरानी गलतियां जो इन्होंने दोहराई 96 से 2001 तक, शायद वो गलतियां ना दोहराएं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अतर काज़मी साहब, आखिर में आपके पास आया हूँ, आपने सबकी बात सुनी है, कुछ थोड़ा कंक्लूड भी करवाना चाहूँगा आपसे
कि आपने देखा कि कुछ खदशात हैं, कुछ हुकूमत के मुस्तहकम होने पर सवालात हैं, कुछ तालिबान के रवैयों पर सवालात हैं, कुछ इंटरनेशनल वर्ल्ड पे, मतलब जैसे डॉक्टर नादिर साहब ने कहा कि वेस्ट कहाँ खड़ा है, बरतानिया कहाँ खड़ा है, अमेरिका कहाँ खड़ा है, रूस और चीन ने तो कुछ ना कुछ अपनी पोजीशन क्लियर की है, लेकिन वेस्ट में बहुत एम्बिग्विटी है, सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास की बहुत बात की जा रही है। इस सब पर आप इस सब को कैसे देख रहे हैं? आपने सबकी बात सुनी है। देखिए, इसमें एक चीज तो ये है कि अगर आप अमेरिकन प्रेसिडेंट को ही ले लें, अभी कुछ दिन पहले, लिटरली कुछ दिन पहले वो ये सहाफियों को कह रहे थे कि इसका कोई खदशा नहीं है कि तालिबान टेक ओवर कर लें, और उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि 3 लाख फौज है अफगानिस्तान की और जिसके पास जदीद असला है उसको हमने लेस किया है जदीद असले से। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वेस्ट जो है इस वक्त कहाँ पे खड़ा है। दुनिया का सो कॉल्ड सबसे ताकतवर मुल्क, जिसके पास दुनिया की सबसे ताकतवर एजेंसियां हैं, हर किस्म के जराए हैं, और 20 साल से वो अफगानिस्तान के अंदर बैठे हुए और उनकी असेसमेंट ये थी, और उनको ये नहीं पता कि इतनी जल्दी ये सब कुछ हो जाएगा। दूसरी बात जो है, अब तालिबान के हवाले से ऑब्वियसली क्वेश्चन उठ रहे हैं कि वो किस किस्म का बिहेव करेंगे, क्या ये बदले हुए तालिबान है, और ये वो क्वेश्चन है जो बार बार वेस्टर्न मीडिया भी उठा रहा है और सही तरीके से उठा रहा है, इसलिए कि ये क्वेश्चन बनता भी है। लेकिन अगर अब आप तालिबान को देखें, माजी के जो तालिबान थे तो हमने तो कभी मुल्ला उमर की तस्वीर नहीं देखी थी। अब तो तालिबान ने जो जमीन पे ये जंग लड़ी है वहां पे कम गोलियां चली हैं, ट्वीट्स उन्होंने ज्यादा किए हैं, उन्होंने हर किसी को इंटरव्यू दिए हैं, CNN से बात की है, उन्होंने भारतीय चैनल्स से बात की है, वो वीडियोस बना रहे हैं। अफगानिस्तान का जो अपना टीवी चैनल्स है वहां पे जाके तालिबान के नुमाइंदों ने पैगामात रिकॉर्ड करवाए हैं। तो ये तो बिल्कुल एक चीज कंफर्म है कि ये बदले हुए तालिबान है। पहले जो तस्वीर भी नहीं खिंचवाते थे, अब ये इस हवाले से आप देख सकते हैं कि किस तरह वो लोगों को एंगेज भी कर रहे हैं और मीडिया का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। लेकिन कंसर्न वही है जो अभी बहुत सारे लोगों के दिलों में है, और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि फिर लोग भाग के एयरपोर्ट्स की तरफ भी जा रहे हैं, वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को खदशात हैं कि हमसे बदले लिए जाएंगे। लेकिन तालिबान जो इस वक्त उनकी कोशिश है, उनको जो इस वक्त सबसे चीज जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है लेजिटिमेसी। उन्होंने सारे इलाके पे कब्जा कर लिया, गोलियां भी बहुत कम चलाई, लेकिन उनको रिकग्निशन चाहिए बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर। इसी वजह से उन्होंने ये बयान जारी किया कि जितने भी सफारत खाने हैं वो काबुल के अंदर काम करते रहें, उनकी हम हिफाजत भी करेंगे और काबुल शहर के अंदर वो वेलकम है। तो यही वजह है कि वो बार बार ये पैगामात दे रहे हैं। अगर वो लोगों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर देंगे, लड़कियों के स्कूल बंद करने शुरू कर देंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये गुडविल वो फिर किसी किस्म की हासिल कर सकते हैं, किसी किस्म का वो इंटरनेशनली कोई सपोर्ट हासिल कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि इसमें इंपॉर्टेंट रोल है चाइना का और रूस का भी। उन दोनों ने बाज़ाब्ता तौर पे ये ऐलान किया है कि काबुल के अंदर हम अपने स्टाफ को इवैक्यूएट नहीं कर रहे, वहां से नहीं निकालेंगे, हमारे सफारत खाने वहां पे कायम रहेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल है जो 2 बड़ी रीजनल ताकतों ने दिया है। अब अमेरिका इस हवाले से कोई मौक़िफ़ रख सकता है, बरतानिया कोई मौक़िफ़ रख सकता है, नेटो कोई मौक़िफ़ रख सकता है, लेकिन ये वो पार्टी है जो 20 साल के बाद यहाँ से शिकस्त खा के निकल रही है। अब आप इसको जो मर्जी कह दें कि जी मुज़ाकरात हुए, ये हुए, वो हुआ। 20 साल पहले जब अमेरिका यहाँ पे आया था, किस तरह आया था वो भी हमें याद है। और आज जो काबुल एयरपोर्ट के मनाजिर हैं कि C-130 का जहाज जो उनका उड़ रहा है, अमेरिकन का C-130 टाइप का जहाज है अमेरिकी फौज का, और पीछे पीछे लोग भाग रहे हैं। अपने दोस्तों को अमेरिका किस तरह छोड़ के गया इस खित्ते से, तो मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका मुस्तकबिल में कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकेगा अफगानिस्तान के अंदर। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब। मुझे ब्रेक लेनी, NBC के कमेंट देना चाहते हैं, मैं सबके कमेंट लूंगा, लेकिन ब्रेक के बाद यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमने आज सारा अफ़गानिस्तान के हवाले से बात की है। अब हम बात करना चाहेंगे आखिरी हिस्से में कुछ पाकिस्तान के तनाजुर से कि जो अफ़गानिस्तान में तब्दीली आ रही है, तालिबान का आना, पाकिस्तान का इसके ऊपर क्या असर है और ख़ित्ते का क्या असर है। सबसे पहले नासिर बेग चुगताई साहब के पास जाऊँगा कि वो इस सवाल को भी ले लें और अपना कॉमेंट भी ले लें, लेकिन 60 सेकेंड्स हैं मेरे पास सबके लिए। सवाल और कमेंट में 40 सेकंड लगे। मैं कह रहा था कि देखें, वो बार बैठने दे, अभी मसला हल नहीं हुआ है, गर्द बहुत उड़ रही है, उसके बाद कोई रिएक्शन दे। और मेरे ख्याल हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत सही किया है कि सिवाय प्राइम मिनिस्टर के
प्राइम मिनिस्टर ने कहा उन्होंने ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। सारी जुमला और कहा है प्राइम मिनिस्टर ने, बड़ा अच्छा जुमला है वो, कि जहनी ग़ुलामी की जंजीरें भी तोड़नी चाहिए। तो मेरा ख्याल ये है कि ये कॉम्पैक्ट बयान है, फौरी रिएक्शन नहीं किया हमने, नीचक रिएक्शन नहीं हुआ हमारा, और मुल्कों ने भी फौरी रिएक्शन नहीं दिया है। तो बैठे, सेटल डाउन करें, मुज़ाकरात चल रहे हैं पाकिस्तान के दूसरे मुल्कों से, बोरिस जॉनसन से बात हुई है, दूसरे वज़ीर ख़ारजा से बात हो रही है। इस मौके पर बहुत ज़्यादा दानिशमंदी की ज़रूरत है, जज्बात में आने की ज़रूरत नहीं है, जोश में आने की ज़रूरत नहीं है। अपने इलाके को देखना है कि यहाँ फॉल आउट क्या होगा। देखिए, मैं कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ कह रहा हूँ दासू से कराची तक जो वाक़यात हुए हैं वो आपके सामने हैं, उनको नज़र में रखें आप कि क्या होना है। और वहाँ की जेलों से जो लोग रिहा हो चुके हैं उनमें कौन किसका आदमी है, ये भी ख्याल रखें। वो तकरीबन 2500 अफराद हैं, तो हमें बहुत मुहतात होना होगा, बहुत ख्याल से काम करना होगा। ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर गजनफर साहब, नासिर बेग चुगताई साहब ने कहा जेलों से रिहा होने वालों पर भी नज़र रखें और मोहतात रहना चाहिए पाकिस्तान को, लेकिन हमारे यहाँ तो कुछ खुशी के जज्बात भी हैं, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, खुशी के जज्बात की तो कोई लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती, बिकॉज ये अफ़गानिस्तान के अंदर का मामला है, और अफ़गानिस्तान के अंदर जो भी लोग आएंगे तो एक चीज़ जहन में, मेरी नज़र में एक चीज़ हमें जहन में रखनी चाहिए जो बहुत ज़रूरी है कि तालिब जो है पाकिस्तान के मदरसों में, अकोड़ा खटक में और बनूरी टाउन में, और इधर इन्होंने तालीम हासिल की थी। महाजरीन यहाँ पे आए, कितने महाजरीन यहाँ रहे और अभी तक रह रहे हैं, और पाकिस्तान ने किस तरह उनका बोझ बर्दाश्त किया। आपकी इकॉनमी पे कितना प्रेशर आया, इकॉनमी के अलावा आपकी सोशल लाइफ पे और आपकी सिक्योरिटी पे कितना प्रेशर आया। यहाँ हथौड़ा ग्रुप जैसी वारदातें भी शुरू हो गई, गन कल्चर आया, हीरोइन कल्चर आया। पाकिस्तान के अवाम ने वो सब कुछ बर्दाश्त किया, और वो ख़र्चा जो है वो हमारे टैक्स पेयर की मनी से गया। जो यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज़ है वो कोई $7 पर अफगानी आपको दिया करता था। बाकी साहब, मुझे सबके पास जाना है, सब उसके बावजूद मुझे सबके पास जाना है। जी अतर काज़मी साहब, इन तमाम के बावजूद मैं एक फ़िक्रा कहूँगा, एक फ़िक्रा, इन तमाम चीज़ों के बावजूद जो अफ़गानिस्तान की तरफ से रिकग्निशन आनी चाहिए थी वो नहीं आई, और तालिबान की हुकूमत जब आई तो उन्होंने हमारी वो चीज़ें नहीं मानी जो हमने कही। ये चीज़ में जहन में रख के आपको पॉलिसी बनानी होगी। इसमें 30 सेकंड। जी, मसला ये है कि हमने देख लिया कि अगर मुल्क के अंदर इदारे कमजोर होंगे तो किस तरह हुकूमतें बहती हैं, किस तरह हुकूमतें खत्म होती हैं। अफगानिस्तान की 3 लाख फौज किस तरह खत्म हो गई। तो वो लोग जो अपने मुल्क में इदारों को कमजोर करने, चाहे वो कोई भी इदारा हो, अदलिया हो, आपकी फौज हो, वो लोग जो उनसे मिलते हैं, जो हमारे इदारों के खिलाफ दुश्मन तराजी करते हैं, उनको खुद सोचना चाहिए, मुल्क को कमजोर ना करें, इदारों को कमजोर ना करें। ये एक सबक है हमारे लिए भी इसमें। जागम खान साहब, इदारों को कमज़ोर ना करें, आपके लिए ये सबक है इसमें? देखिए, हमारे पास इस नई सिचुएशन में अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, थ्रेट्स भी हैं। अपॉर्चुनिटीज़ की 2 रीज़न्स हैं। एक तो ये कि ऐसी हुकूमत ख़त्म हुई अफ़गानिस्तान में जिसके पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात डिसफंक्शनल हो चुके थे, जो पाकिस्तान की बहुत ख़िलाफ़ थी। और दूसरी बात वहाँ पे हमें ये हुई कि हमें अब वहाँ कनेक्टिविटी मिल सकती है, ट्रेड के बेहतर एक अमकानात पैदा हुए हैं, सीपेक जो है वहाँ को एक्सटेंड हो सकता है। लेकिन हमारे लिए ज़रूरी है कि हम रीजनल मुल्कों को साथ लेकर चलें, और ख़ास तौर पे जो वेस्ट के फियर्स हैं उनको भी जहन में रखें। बहुत कुछ डिपेंड करता है अफ़गानिस्तान के अंदर किस तरीके से सिचुएशन शेप अप होती है, क्या तालिबान संजीदा है। डॉक्टर नाजिर साहब, सॉरी, मुझे डॉक्टर साहब को आखिरी 1 मिनट देना है, फिर वो रह जाएंगे। डॉक्टर नाजिर साहब, जी, मेरे ख्याल में दूसरे अच्छे पड़े या ना पड़े, लेकिन समाजी तौर पर इसके मनफी असरात पड़ेंगे, क्योंकि बहरहाल तालिबान जो है वो एक इंतहा पसंद ग्रुप है, इंतहा पसंद जंगजू ग्रुप रहा है, और उसके मुमकिन असरात पाकिस्तान पे ये हो सकते हैं कि यहाँ भी इंतहा पसंदी को फ़रोग मिल सकता है। इसलिए हमें बहुत मोहतात रहना होगा। हमने पूरा नेशनल एक्शन प्लान बनाया था जिसका नाम ही था कि काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज़म। तो अगर एक्सट्रीमिज़म, वो इंतहा पसंदी अगर हमारे यहाँ किसी तरह आती है तो समाजी तौर पर अच्छा असर नहीं होगा, जैसे कि 1980 में जब हम मुजाहिदीन की मदद कर रहे थे और जहादी कल्चर पर चला रहे थे, उसका असर मनफी पड़ा था। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे तजिया निगारों की राय सुनी। वो कह रहे हैं कुछ मोहतात रहने की भी ज़रूरत है, हमें अपना घर भी ठीक रखने की ज़रूरत है। आज तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान मुज़म्मिल सरवर्दी को प्रोग्राम व्यूज़ मेकर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।